आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक रेहान तारिक के साथ। आज जिन स्टोरीज पर देंगे दस्तक उनमें शामिल है रियाया लहू लहू, मरहम को तरस गई अवाम, मीरे रियासत मसीहाई को क्यों ना आए, अकलियतें हैं हमारी शान, भारत नहीं है पाकिस्तान, कोरोना वैक्सीन को पेपरा रूल से मुस्तस्ना क्यों करार दिया गया, FBCCI इंतखाबात मुतनाज़े क्यों हो गए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। जी तो चाहते हैं कि आज के प्रोग्राम का आगाज वजीर आजम के काबीना इजलास से करें, सेनेट में होने वाली शोला बयानी का तस्करा करें, ऑपोजिशन की हिकमत अमली और सियासी दर्जा हरारत के उतार चढ़ाव की बात भी करें, हुकूमत और ऑपोजिशन के एक दूसरे पर लफ्जी हमलों को प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। लेकिन आज हमारे सामने कोयटा की सख्त सर्दी में पड़ी 11 लाशें हैं। इन लाशों पर बैन करती बहनें हैं, आंसू बहाती माएँ हैं, रोते बच्चे और सब्र इस्तकामत का पहाड़ बने वालिदैन भी हैं। कोयटा में 11 लाशें सड़क पर नहीं रखी हुई, ये रंजो गम की 11 दास्तानें हैं, ये मजबूरी, बेबसी और लाचारी के 11 किस्से हैं। हर लाश के साथ एक दर्द जुड़ा है। किसी मकतूल की नौब्याहता दुल्हन अपने शौहर की याद में ज़ारो कतार रो रही है, तो किसी भाई की बहनें पथराई आंखों के साथ घर के वाहिद कफील की राह तक रही हैं कि शायद वो भी आएगा। इन्हीं लाशों में एक लाश नौजवान तालिब इल्म मुश्ताक हुसैन की भी है, जिसने मैट्रिक के इम्तिहानात में सूबे भर में तीसरी पोजीशन हासिल की। वालिदैन का सर फखर से बुलंद हुआ होगा और तालीमी अखराजात पूरे करने के लिए वो कानकुनी कर रहा था, यानी उसने अपनी पढ़ाई छोड़ी नहीं है। उसके लिए सफ़र कठिन ज़रूर था, लेकिन वो कानकुनी करके इस सफ़र को अबूर करना चाहता था। इन्हीं 11 मैयतों में एक मैयत नसीब अली की भी है, जिसकी चंद माह पहले शादी हुई थी। शौहर के कत्ल की खबर सुनने के बाद उनकी नई नवेली दुल्हन ने खुदकुशी की कोशिश की। इसी तरह इन 11 कहानियों में से एक अलमनाक दास्तान चमन अली की भी है, जो अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहता था, मगर 12वीं जमात में ज़ेरे तालीम उसकी बेटी को शायद इल्म ही नहीं है कि उस पर कैसी क़यामत टूट चुकी है। इस क़यामत सुग़रा की कहानी धरने में मौजूद मुज़ाहिरीन की आंखों से आया है। ये गम उनकी आंखों से झलक रहा है, जो यकीनन नाकाबिले बयान है। कि आंखें क्या कहती हैं, उसकी एक झलक आपके सामने भी रखती है। सबसे छोटा बच्चा शहीद है, 18 साल का नीम, मैं उसकी बदनसीब वालिदा हूँ। बैन करती माओं और रोती हुई बहनों का बस एक ही मुतालबा है। उनकी पथराई आंखें बस एक ही शख्सियत की राह तक रही हैं। उनकी एक ही ख्वाहिश है कि मुसीबत की इस घड़ी में मीरे रियासत आकर उनके मसाइब को देखें। वो उनके सामने अपना दुख रखना चाहते हैं, अपना कलेजा निकाल कर रखना चाहते हैं, अपने पर टूटी हुई क़यामत सुग़रा का नोहा बयान करना चाहते हैं। मुज़ाहिरीन मीरे रियासत के सामने बताना चाहते हैं कि उन पर क्या गुजर रही है। वो इन 11 लाशों की कहानी मीरे रियासत के सामने बयान करना चाहते हैं। अपनी इस ख्वाहिश और मुतालबे का इजहार वो मुसलसल किए जा रहे हैं। वो क्या मुतालबा कर रहे हैं, ज़रा इनका ये मुतालबा भी आपके सामने रखता है। मुतालबा बड़ा वाज़ेह है कि इमरान खान कोयटा आओ। आज कोयटा में लाशों पर बैन करती माएँ, बहनें और बेटियां इस्तफसार कर रही हैं कि मीरे रियासत उनका दर्द बांटने कब आएंगे। मीरे रियासत उन्हें इस वक्त तक चैन नहीं मिलेगा जब तक आप उनके पास नहीं पहुंचेंगे, उनके कलेजे को ठंडक नहीं पहुंचेगी जब तक वो अपना हाल दिल आपके सामने नहीं रखेंगे। मीरे रियासत, आप हर मंगल को काबीना इजलास बुलाते हैं, तसलसल के साथ इजलास की सदारत करते हैं, यकीनन काबिल तहसीन फेल है। मीरे रियासत, क्या ही अच्छा होता कि इस बार काबीना इजलास मुलतवी कर दिया जाता, चंद दिनों के लिए ऑपोजिशन को टफ टाइम देने के लिए हिकमत अमली को मौखर कर दिया जाता। आपने वजीर दाखिला को मुज़ाहिरीन के पास भेजा, यकीनन ये एक बेहतरीन फैसला था। क्या ही अच्छा होता कि अपना तैयारा भेजने की बजाय आप भी वजीर दाखिला के हमरा मुज़ाहिरीन के पास पहुंचते, उन्हें सीने से लगाते, उनका दर्द सुनते, उनकी तशफ़ी के लिए इक़दामात करते। मीरे रियासत, आज से ठीक 7 बरस कबल भी कोयटा में एक धरना हुआ था। मुतासरीन के तब भी वही मुतालिबात थे जो आज हैं। उस वक्त तो आप कम्युनिटी के पास पहुंच गए थे, लेकिन आज आपके पास उनके लिए वक्त नहीं है। आज उनके पास क्यों नहीं पहुंच सके, ये सवाल ज़रूर है। मीरे रियासत, वक्त और तारीख बदल गई है, लेकिन मुतासरीन के हालात क्यों नहीं बदल सके हैं। मीरे रियासत, सरबराह ममलिकत तो एक घर के सरबराह जैसा होता है, जो सियासी इख्तलाफात, नस्ली तासुबात से बालातर होकर हर शहरी के दर्द को समझता है। वो अपनी रियाया के दुखों को महसूस करता है, उनके दर्द का मदावा करता है। वो शहरियों के दुख, दर्द, मसाइब और मसाइल को हल करने के लिए कोशा रहता है।
रियाया के जख्मों पर मरहम रखता है, बीमारों की मसीहाई करता है, तभी रियाया रियासत के दरमियान एतमाद की फजा बहाल हो पाती है। मीर रियासत, आप तो हमें मगरबी ममालिक की मिसालें दिया करते थे, चले मगरब से एक मिसाल आपके सामने रखते हैं। न्यूजीलैंड की खातून वजीर आजम जसिंदा ऑर्डन, जिसने साने क्राइस्ट चर्च के मौके पर मुस्लिम कम्युनिटी के साथ खड़े होकर एक तारीख रकम कर दी थी, जिसने सर पर दुपट्टा ओढ़कर कुरानी आयत के जरिए अपने खिताब का आगाज करके मुसलमानों के दिल जीत लिए थे। उनके इस रवैये के बायस पूरी दुनिया में उनकी तारीफ की गई थी। आपको दिखाते हैं सरबराह मुमलिकत कैसे हो। Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, the believers in the mutual kindness, compassion and sympathy are just like one body. When any part of the body suffers, ये न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जसिंडा ऑर्डन है, जिन्होंने एक मिसाल कायम कर दी। क्या इसी मसाइल पर अमल करते हुए कोयटा में वज़ीर आज़म भी पहुँचेंगे और जाकर जो सानहा हुआ है उसके मुतासरीन के दुख का मदावा करेंगे, उनकी बात सुनेंगे? यकीनन ये सवाल अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन हम देखते हैं कि मीर रियासत तो अपने ही शहर यानी शहर इक़्तिदार में जो वज़ीर आज़म हाउस से चंद किलोमीटर दूर रात की तारीकी में तहरीक इंसाफ का अपना ही कारकुन अपनी ही पुलिस की गोलियों से छलनी होता है, उसको निशाना बनाया जाता है। पूरी कौम इस साने पर रंजीदा होती है, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान अपनी ही पार्टी के कारकुन की तशफ़ी के लिए नहीं पहुँच सके, मुतासरीन से इजहार यकजहती के लिए नहीं पहुँच सके। उसामा के वालिदैन आज भी मीर रियासत की राह तक रहे हैं। उनकी आंखें क्या कहानी बयान कर रही हैं वो भी आपके सामने रखता है। मार के ये पुलिस अपने और केस उन पर डाल देती है और अपने आप को छुपा लेती है, अपनी नौकरियां बचा लेती है। मेरे बेटे को रात को 2-2:30 बजे 16 या 17 जाना वो फायर किए हैं और जिसके नतीजे में वो जंबाग हो गए। अब इस्लामाबाद से कोयटा तक रंजो अलम की दास्तान रकम है, लेकिन कोई भी उनकी दाद रसी को नहीं पहुंच पाया हो। जानिब रखें, लेकिन पाकिस्तानी अवाम का शकवा तो ऑपोजिशन से भी बनता है। क्या ही अच्छा होता कि ऑपोजिशन के कायदीन जो पीडीएम की सरबराही कर रहा है, खासतौर पे मौलाना फजलुर रहमान, साने मच के फौरी बाद पीडीएम की तहरीक को चंद दिनों के लिए मुलतवी करने का ऐलान कर देते, पीडीएम की सारी क़यादत को लेकर कोयटा पहुंचते, मुतासरीन को सीने से लगाते, उनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते। क्या ही अच्छा होता कि पीडीएम की सारी क़यादत इस्लामाबाद में उसामा सती के घर भी पहुंचती, उनका दुख बांटने की कोशिश भी की जाती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जिस वक्त मच में 11 लाशों पर उनके लवाहिकीन रो रहे थे, उस वक्त ऑपोजिशन बहावलपुर में स्टेज लगाए खड़ी थी। उनके स्टेज से सानह में जामा अफराद के हक में कोई लफ्ज़ बुलंद नहीं होता है, लेकिन हुकूमत पर खूब लफ्जी गोलाबारी की जाती है। यकीनन इस वक्त हुकूमत और ऑपोजिशन दोनों को मिलकर साने के मुतासरीन का दर्द बांटना होगा, उन्हें गले से लगाना होगा, ताकि मुल्क में अमन आशती की फ़ज़ा बहाल हो सके। सवाल पैदा होता है कि मुजाहिरीन के मुतालबे के बावजूद वज़ीर आज़म कोयटा क्यों नहीं गए हैं? तहरीक इंसाफ के 2.5 सालों में इंसाफ के दावों तक महदूद रहे हैं। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए सूबाई हुकूमत क्या इकदाम उठाएगी? क्योंकि शेख रशीद साहब वफाकी वज़ीर दाखिला वहाँ पर पहुँचे हैं, वो सूबाई हुकूमत से भी शकवा कुना है। जो मुतासरीन हैं उनकी रिजर्वेशंस अपनी जगह मौजूद है। सूबाई हुकूमत क्या इकदाम उठा रही है? अब तक क्या किया गया है? मुतासरीन के साथ किस तरह से खड़ी हैं? सूबाई हुकूमत का मौक़िफ़ लेने की कोशिश करेंगे और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत का मौक़िफ़ जानने की कोशिश कर। जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शहवानी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया शहवानी साहब आपके वक्त के लिए। शहवानी साहब, इस वक्त मच में 11 लाशों का धरना जारी है और इस धरने पर बैन करती माएँ हैं, बहनें, बेटियां। मेरा बड़ा सादा सा सवाल है आपसे कि वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल का है इस समय। देखिए, जाम साहब जो है वो आज वापस वतन तशरीफ़ ला रहे हैं और वो पूरे 1 साल बाद जो है वतन से बाहर गए हैं, किसी गैर मुल्की बैरून मुल्क दौरे पे गए हैं और इस अनफॉर्चुनेट जो इंसिडेंट है इस एक दिन कबल ही वो गए थे और जो ही उनके ये नोटिस में आया, ये रिपोर्ट, उन्होंने फौरी तौर पे पूरी बलूचिस्तान गवर्नमेंट को ये डायरेक्शन जारी किया कि वो जो मुजाहिदीन हैं उनसे भी इंगेज हों। उससे कबल जो है इन्वेस्टिगेशन का अमल है और जो कल्प्रिस्ट है, टेररिस्ट हैं, उन्हें अरेस्ट करने के लिए। लेकिन शहवानी साहब, क्या बलूचिस्तान हुकूमत की गैर संजीदगी नहीं है जिसका इजहार वाकई वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब के सामने मुतासरीन ने किया भी, कि उनका एक बड़ा पर्टिनेंट मुतालबा यह है कि बलूचिस्तान हुकूमत को तो फौरी तौर पर घर जाना चाहिए ना?
नहीं, बलूचिस्तान गवर्नमेंट देखें, हमारी जो हज़ारा बरादरी है उनके 2 इलेक्टेड MPAs हैं, हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी से उनका ताल्लुक है। इन्हीं हज़ारा बहन भाइयों ने उन्हें वोट देके मुंतखब किया है, और वो 2 MPAs प्लस हमारे दीगर मिनिस्टर्स, होम मिनिस्टर्स, ऑफिशियल्स, वो मुसलसल इन मुजाहिरीन के साथ रब्ते में रहे हैं, उनसे इस्तदा कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, और उनको यकीन दिलाया हमने, अभी भी यकीन दिलाते हैं। शवानी साहब, व्हाट हैव बीन डन सो फार फॉर हज़ारा कम्युनिटी? ये वो गवर्नमेंट है, डिस्क्रिमिनेटेड, दे आर कॉर्नर्ड, दे आर परसिक्यूटेड। क्या हो रहा है हज़ारा कम्युनिटी के लिए सर? हज़ारा कम्युनिटी के लिए जो है कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। असम्बली में उनके 2 मेंबरान हैं, और पहली दफ़ा ये हुआ है कि बलूचिस्तान असम्बली में 2 नशिस्तें उनको मिली हैं। खालिक हज़ारा साहब जो है वो प्रोविंशियल मिनिस्टर है, अपने हल्के के लोगों के लिए वो खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, और साबिका अदवार में जितने भी हज़ारा बरादरी के जो शुहदा हैं उनके बच्चों के लिए, उनकी किफ़ालत के लिए, उनको असिस्ट करने के लिए इस गवर्नमेंट ने अलमदार रोड पे एक सेंटर भी हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं, उस पर काम जारी है, और पूरे बलूचिस्तान के तमाम अजला में यकसा काम हो रहा है। नो मैटर व्हाट सर, वो लड़की जिसके घर के अंदर कोई मर्द नहीं बचा है, वो 6 बहनें जो अब ये कह रही है कि मैयतों को अपने कांधों पर उठाकर पहुंचाएंगे कब्रिस्तान तक, उन लोगों को कैसे यकीन दहानी कराएंगे कि वो लोग महफूज हैं? अब हसासियत की जब मैं बात कर रहा हूं तो फिर उनके पास आपको जवाब देने के लिए क्या है? वो हमारी बहन है, हम उसके भाई हैं, और उसके जो हमारे कंधे जो है मैयतों के लिए हाजिर हैं। बहुत सारे भाई हैं बलूचिस्तान में हमारी उस बहन के, जो उसके साथ, उसके सर पे हम हाथ रखते हैं। उनका गवर्नमेंट है, उनकी वज़ीर आला है, एक पूरा गवर्नमेंट मौजूद है, और एक संजीदा गवर्नमेंट है जो परफॉर्म कर रहा है। तो और हर हवाले से फाइनेंशियल, क्या वजह है शहवानी साहब कि इतने रोज से वो धरना दिए बैठे हैं, अभी तक वो मुतमईन नहीं हो पा रहे हैं आपकी हुकूमत से? क्या वजह है? अब तक तो फिर उनको डिस्पर्स हो जाना चाहिए था। अब बिल्कुल हो जाना चाहिए था। हम तो गुजारिश कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं। पहले दिन उन्होंने कहा कि फेडरल गवर्नमेंट के कोई नुमाइंदगान आने चाहिए, हमने कहा लब्बैक, और फिर शेख रशीद साहब तशरीफ़ ले गए, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब तशरीफ़ ले गए, और हमारे जो मिनिस्टर्स हैं वो तो आज भी गए हैं, वो लम्हा बलम्हा वो इंगेज्ड हैं। 2 हमारे जो MPAs हैं खुद हज़ारा हैं, हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी के इलेक्टेड MPAs हैं, वो अपने इन्हीं लोगों से उन्होंने वोट लिए, इन्हीं के साथ इंगेज हैं, इन्हीं के साथ राब्ते में हैं। और इसके अलावा अब जाके मुजाहिरीन ये उनका मुतालबा सामने आया है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को आना चाहिए, और प्राइम मिनिस्टर साहब का जो मेरी इत्तला है कि कोई शेड्यूल कर रहे हैं, कोई प्लान वो बना रहे हैं। चले शवानी साहब, ये वफाकी हुकूमत से जानने की कोशिश करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वहां पर पहुंचेंगे या नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया शवानी साहब आपके वक्त के लिए। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदाकत अली अब्बासी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब आपके वक्त के लिए। इस वक्त मच के अंदर जो कुछ हो रहा है, और वहां पर माए बहनें बेटियां बेरदा होकर बैन कर रही हैं, इस्तफसार कर रही हैं वजीर आजम कोयटा आओ, तो बताइए वजीर आजम ने कोयटा जाने का स्केड्यूल बनाया सर? बहुत शुक्रिया जी, आपने बुलाया और अब आपने वेलकम भी किया। बड़ा ही अफसोसनाक और दर्दनाक किस्म का वाक़या है, और इस पे जितना भी हर पाकिस्तान की हर आंख नम है, और ये हज़ारा कम्युनिटी के साथ पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये बारहा रिपीट हुआ है, और बड़ा ही जुल्म वाली बात है। हाईएस्ट ऑफिस जो होता है सिक्योरिटी के हवाले से, इंटरनल सिक्योरिटी के हवाले से, वो आपके वज़ीर दाखिला होते हैं, और कल वज़ीर दाखिला और वहाँ के मकामी जो MNA हैं और डिप्टी स्पीकर भी हैं कासिम सूरी साहब, वो वहाँ से होके आए, और ये बात एक समझी जा रही थी कि शायद जो मुजाहिरीन हैं उनके लिए, तशफ़ी के लिए ये काफ़ी है कि वो उनसे बैठ के तो उनको इंसाफ माजरत के साथ मैं यहाँ पर आपको रोक रहा हूँ, सीरियस लेना है उस चीज को रियासत का अमीर करे, लेकिन वजीर आजम का भी जाने अगर उनकी डिमांड हो तो मेरा ख्याल है जाने में कोई मेरा ख्याल है अगर वो नहीं उठेंगे तो मेरा ख्याल है कि डिमांड के बगैर ही वजीर आजम को वहां पहुंच जाना चाहिए था, क्योंकि मामला इतना हसास है कि 11 लाशों का धरना इस वक्त वहां पर जारी है, और जितनी बेदर्दी से उनको शहीद किया गया है वो भी सबके सामने है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि रियासत मदीना बनाने की, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दावेदार है, और रियासत का अमीर, आपको याद होगा दरिया फुरात के किनारे अगर कुत्ता भी प्यास से मर गया तो खलीफा वक्त को उसका जवाब देना पड़ेगा। ये तो यकीनन हमारे नकुश कहना है। तो अब्बासी साहब, क्या वजह है कि आज इमरान खान साहब नहीं समझ रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके कांधों पर जाती है? नहीं, रियासत मदीना का काम यह है कि जो जिन लोगों के साथ ज्यादती हुई है उनको इंसाफ पहुंचाया जाए, उनका निज़ाम
उन तक जाए। वजीर आजम का जाना और वहां जाके बैठने से भी उनके दुखों की तशफ़ी होगी, लेकिन शायद वजीर आजम होके आ जाएं और उनके दर्द का मदावा ना हो, यह भी एक अलग बात है। बहरहाल रियासत मदीना उस कॉन्सेप्ट का नाम है कि उनकी तकलीफ को, उनके साथ हुए जुल्म को महसूस किया जाए और उसका जो उनको करार वाकई सजा है और जो मुजरिमान है उनको कैफर किरदार तक पहुंचाने के लिए पूरा एक निज़ाम हो। वो निज़ाम जाहिर है जो पाकिस्तान के वसाइल के पास है वो पूरा कोशिश की जा रही है, कोई उसमें कमी कसर नहीं है। वज़ीर आज़म का वहां जाना सिंबॉलिक है, अलामती है, लेकिन शायद इंसाफ पहुंचाना उससे बड़ी जरूरत और बड़ा कदम हो। देखिए भाई साहब, रियासत मदीना बनाना हमारा आइडियल है। यकीनन इमरान खान साहब बार बार कहते हैं और हमें अच्छा लगता है कि हमारे लिए इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है, लेकिन वो साथ ही साथ मगरबी ममालिक की बात भी करते हैं, बाज़ औक़ात चीनी कवानीन की बात भी होती है और दीगर कंट्रीज़ को भी कोट करते हैं, अमेरिका, न्यूयॉर्क की मिसालें भी देते हैं। तो मैंने तो अभी जसिंडा आर्डन जो न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म है उनके वो विजुअल्स दिखाए हैं कि जिस वक्त सानिया क्राइस्टचर्च होता है तो खुद वज़ीर आज़म जो सरबराह है ममलिकत की वो निकलती है, वो सर पर दुपट्टा भी ओढ़ लेती हैं, वो भी पढ़कर सुनाती है और ऐसी कम्युनिटी के साथ घुल मिल जाती है कि वो अपने बड़े से बड़ा गम भी भूल जाते हैं। आपको नहीं लगता कि बड़े से बड़ा गम भी भूल जाता है इंसान? किसी की कहते हैं खुशी में तो शरीक ना हो पाए लेकिन गम में अगर इस तरह शरीक होते तो उनका कद और बढ़ जाता है। नहीं, वो ठीक है, आपकी मिसाल आपने ठीक दी है। आपको पता होगा शायद कि उस मुल्क की आबादी को 40-45 लाख है, जबकि हमारे यहाँ कोई 22-23 करोड़ लोग आबाद हैं। फिर हमारे सिक्योरिटी डायनामिक्स अपने हैं। वज़ीर आज़म को जाने के लिए, वहाँ पे पहुँचाने के लिए शायद जो हालात और वाक़यात न्यूजीलैंड में है वो पाकिस्तान में ज़रा मुख्तलिफ है, और ख़ासकर बलोचिस्तान में अगर वज़ीर आज़म को जाना है तो शायद बहुत सारी और वहाँ पे एक्टिविटीज़ रुकेंगी। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि वो अगर मुजाहिरीन की डिमांड है तो वज़ीर आज़म को ज़रूर जाना चाहिए, लेकिन वज़ीर आज़म के जाने से भी ज़्यादा उनके जो दुख हैं उनकी तशफ़ी करना और मुजरिमान और मुलज़मान को पकड़ना ये बड़ा काम है। उनके साथ खड़ा हो जाना ये भी अच्छी बात है। मैं इस पे भी आता हूं, मुजरिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने वाली बात पे भी आते हैं, लेकिन जहां तक सिक्योरिटी का मामला है, आपके अपने वफाकी दारुल हुकूमत में मेरा ख्याल चंद किलोमीटर के फासले पर होगा वज़ीर आज़म हाउस से उसामा सती का घर, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन है, जिसको जो है वो गोलियों से छलनी किया गया, वो जाने फानी से कूच कर गया। जो कुछ हुआ ये भी सबने देखा है। वज़ीर आज़म वहां भी नहीं पहुंचे कि उसामा सती की वालदा के साथ या उसके वालिद के साथ इज़हार यकजहती करते। देखिए, उसामा सती मेरे हल्के का बच्चा है, मैं उनके वालिदैन को भी जानता हूँ, सारे घर वालों को भी जानता हूँ, वो मेरे अपने अजीज़ों की तरह है। तो मैं सारे वाक़े में मैं ऐनी शाहिद भी हूँ। मैं सबसे पहले जाने वाला, मौके पे जाने वाला पार्लियामेंटेरियन भी हूँ, और मैं आज भी जितने उनके डिमांड्स हैं उनको पूरी तरह सपोर्ट भी करता हूँ। हालांकि उनके खिलाफ जो उन्होंने इंक्वायरी को चैलेंज किया है, या जो वो समझते हैं कि पुलिस की क्या जो लीडरशिप में जो कमेटी बनी है वो ना करे, वो जज कोई डिस्ट्रिक्ट सेशन जज करे, मैं इन तमाम मुतालबात के उनके साथ हूँ। लेकिन मैं दोबारा कहता हूँ, हमने इन वाक़यात को रोकना है, निज़ाम को मजबूत बनाना है और इस तरह के वाक़यात को रोकना है, और जिन लोगों ने ये जुल्म किया उनको सजा देना, ये प्राइमरी बात है। वहाँ सारे वज़रा गए, हम लोग गए, वज़ीर दाखिला गए, वज़ीर आज़म का एक वफ़द भी गया, वज़ीर आज़म भी मुनासिब टाइम पे चले जाएंगे, लेकिन वहाँ जाने से ज़्यादा उनके जो मुतालबात हैं, उनके जो वालिदैन को जो दुख है उसका मदावा करना। भाई साहब, आपसे ये बातें इसलिए कर रहे हैं कि पार्टी तर्जुमानों का, रहनुमाओं का इजलास होता है वज़ीर आज़म को, यकीनन आप भी मशवरे देते होंगे, आप करीबी लोगों में से हैं, तो उस वक्त ये बताइएगा, उनको याद कराएगा कि 13 साल पहले जब हज़ारा कम्युनिटी के साथ ये हुआ था तो वो खुद पहुंचे थे, जिस वक्त वो ऑपोजिशन में थे, और जाकर उनके दुख दर्द बांटने की कोशिश भी की थी, लेकिन आज वो वज़ीर आज़म है, तो शायद इसलिए भी उम्मीदें हज़ारा कम्युनिटी की ज़्यादा है कि आज तो इमरान खान साहब आप वज़ीर आज़म है, उस वक्त ऑपोजिशन में थे, आप आ गए थे, आ जाए हमारे पास और हमारा तो सुने हम किस दुख से गुजर रहे हैं। बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक मिसाल दी। जब बंदा ऑपोजिशन में होता है तो जाके उन जो मुजाहिरीन होते हैं उनकी तकलीफ का इजहार, उनको साथ इजहार हमदर्दी करता है, उसको हाईलाइट करता है। लेकिन जब बंदा हुक्मरान होता है तो उनकी तकलीफ का यहाँ से बैठ के, उसके पास रियासती मशीनरी होती है, सारे वसाइल होते हैं, सारे इदारे होते हैं, तो वज़ीर आज़म का ज़्यादा बड़ा रोल होता है जब वो वज़ीर आज़म होता है। जब वो अपोजिशन लीडर होता है तो उसका काम होता है जाके वो करना। तो मैं जाने की हद तक तो मैं एग्री कर रहा हूँ, लेकिन आज वज़ीर आज़म जो जिम्मेदारी है वो कल से ज़्यादा है, इसलिए मेरा ख्याल है कि वो अपनी ड्यूटी से
पूरी तरह उनको अच्छा, इसका एहसास भी है। एक और ये जनरल क्वेश्चन पूरे है हुकूमत के तमाम जो आपके ऐवान है उसमें इस तकलीफ को महसूस किया गया और इसका मदावा करने का एक कमिटमेंट है और नजर भी आ रही है। भाई साहब, मैं ज्यादा मुश्किल में आपको इसलिए भी नहीं डालना चाहता। मैं चाहता हूं कि आप हमारे प्रोग्राम में इसी तसलसल से आते रहे, हमारे प्रोग्राम में शिरकत करते रहे, क्योंकि आप जलवा अफरोज होते रहे। आप जरूर सवाल करें जी। मेरा एक जनरल क्वेश्चन है वो भाई साहब, लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत को 2.5 साल हो गए इक़्तिदार में आए हुए। आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ फराहम करना, जिसका बहुत बड़ा दावा है, बहुत बड़ा मिशन विजन है, क्योंकि साने साहिवाल की एग्जाम्पल दी जाती है, बहुत सारे साने हाथ हुए हैं। मुझे PIA हादसा भी याद आ रहा है, वज़ीर आज़म वहाँ भी मुतासरीन से इज़हार यकजहती के लिए नहीं पहुंचे थे। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फराहम करने में कामयाब हो सकी अभी तक? What do you think? Are you satisfied with your performance? देखिए, सवाल के 2 हिस्से हैं। एक इंसाफ बाहम करना है, ये तो वाकई फर्ज ऐन है। एक है सिंबॉलिक, जाके वहां खड़े होना, तस्वीर बनाना और शायद हमदर्दी करना। मैं उसको भी इनकार नहीं करता। मैं सियासी कारकुनों में समझता हूं कि ये भी, इसकी भी इंपॉर्टेंस है। लेकिन वजीर आजम समझते हैं कि उसका मदावा करना और उसको रियासती इदारों के जरिए उसको डील करना, ये बड़ा ऑब्जेक्टिव है। जो आपने बातें की, बिल्कुल जब ये कोई भी वाकया होता है, चाहे वो साहिवाल का वाकया है, चाहे वो इस्लामाबाद वाला वाकया है, चाहे वो मॉडल टाउन है, चाहे वो नकीबुल्लाह महसूद को जो वहां पे जुल्म किया गया, उन सारे वाकयात में जिम्मेदारी है हुकूमत की और जो भी वक्ती हुकूमत होती है, हुक्मरान होता है, उनकी। लेकिन ये एक अलग बात है कि आपका फोकस ये है कि शायद वहां जाके खड़ा हो जाए और तस्वीर बना जाए, लेकिन कोई मसला हल हो या ना हो। जैसे शहबाज शरीफ के बारे में मशहूर है कि हर वाकये में पहुंच जाते थे, वहां जाके 2 अफसरों को सस्पेंड करते थे, लेकिन मॉडल टाउन जैसे वाकयात वो उन्होंने अपनी इशारों से और अपनी सियासत की वजह से कराए। तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा इसमें हमारा अंदाज फर्क है, लेकिन मैं जिम्मेदारी समझता हूँ कि जिम्मेदारी वजीर आजम की, कैबिनेट की, पूरी रियासत की और सिक्योरिटी इदारों की है कि इस तरह के वाकयात, जिस तरह हज़ारा कम्युनिटी के साथ हुए, इस तरह के वाकयात ना हो और उनका बेख करनी हो और कला कमा हो, और वो जो लोग हैं जिन्होंने किया उन तक कानून का हाथ पहुंचे। ये बड़ी बात है, ये बड़ी जिम्मेदारी है। वहां जाके मतलब खड़ा होना, मेरा ख्याल है कि बड़ी जिम्मेदारी इखलाकी ज्यादा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदाकत अली अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे, जिसके बाद बात करेंगे कि अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ में पाकिस्तान भारत से मुख्तलिफ कैसे है। इस मामले पर बात होगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। 5 जनवरी 1949 अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीरी अवाम को हक़ खुदरातियत दिलाने के लिए करारदाद मंजूर की, लेकिन आज 7 दहाइयाँ गुजरने के बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा अपनी ही करारदादों पर अमल दरामद कराने में नाकाम रहा है। इन 7 दहाइयों के दौरान भारत ने मकबूजा कश्मीर पर अपना कब्जा बरकरार रखा, जबकि गुज़श्ता साल कश्मीर की खुदमुख्तारी पर हमला करते हुए वादी को हड़प करने की कोशिश की गई। आज दुनिया भर में कश्मीरी यौम हक़ खुदरातियत मना रहा है। दर्द की तस्वीर, आंसू है तेरी आंख में, पैरों में जंजीर। कश्मीर, कश्मीर, मेरे कश्मीर। वहाँ कश्मीरी हक़ खुदरातियत की जंग लड़ रहे हैं, तो यहाँ पार्लियामान के अंदर भी और पार्लियामान से बाहर भी पाकिस्तानी अवाम कश्मीरी बहनों और भाइयों के साथ है। आज इस हवाले से सेनेट में भी खूब गर्मा गर्मी हुई है। सेनेटर्स ने अक़वाम मुत्तहिदा से अपनी ही करारदादों पर अमल दरामद का मुतालबा भी किया है कि आए, बैठे, बात करें। यह मसला ऐसा है जिस पर हमें यकजबा होकर बात करनी चाहिए। काश वो अपनी सियासी मसलहतों से बालातर होकर मसला कश्मीर पर थोड़ा सा बड़ेपन का मुजाहरा करते। मैं अल्लाह का वास्ता देकर कहना चाहता हूं कि मसला सियासत का नहीं है, ये हमारे हाल और मुस्तकबिल का है। और जनाबी चेयरमैन साहब सुन ले, अगर कश्मीर पर यह कब्जा पुख्ता हो गया तो आपका यह पंजाब बंजर बन जाएगा, आपको पानी का एक कतरा भी नहीं मिलेगा। I would urge you, Chairman Saab, I would urge all political leaders today to ensure that kind of receptivity, to make sure that Pakistan's voice is heard and Kashmir's voice is heard. Most importantly, Kashmir's voice is heard. नक्शा आपने बना दिया,
उसमें कोई हर्ज नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन अमली तौर पर उसके लिए ज़्यादा ज़ोर लगाने की, ऊंची आवाज़ से बात करने की और मुल्कों के दौरे करने की ज़रूरत थी। कश्मीरियों से इजहार यकजहती भी हो रहा है, अमली इकदामात पर जोर भी दिया जा रहा है। भारत ने कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत तो नहीं दिया है, लेकिन 7 दहाइयों में जुल्म और बर्बरियत की ऐसी अलमनाक दास्तानें रकम की हैं जिन्हें सुनकर इंसानियत भी कांप उठती है। मुस्लिम अक्सरियती रियासत जम्मू कश्मीर में मौजूद मुसलमानों पर इबादत, मजहबी रसूमात पर पाबंदी आयद कर दी गई। यही नहीं बल्कि उनकी शख्सी आज़ादी तक सल्ब कर ली गई है। सिर्फ कश्मीर में ही नहीं बल्कि भारत भर में मजहबी अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक रवा रखा जाता है। उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, मसाजिद को नज़र आतिश किया जाता है। अभी एक हफ्ता कबल ही भारतीय रियासत मध्य प्रदेश के इलाके मंदासौर के गाँव ओजिन इंदौर में मस्जिद को नजर आतिश किया गया। मस्जिद पर लगे झंडे को उतार फेंका गया और उनकी जगह RSS के परचम लगाए गए। मीडिया पर शोर बपा हुआ और ना ही समाजी तंजीमों ने इस पर कोई शोर उठाया। उसी रोज पाकिस्तान में चंद आकिबत नाअंदेश अफराद ने जिला कर्क में एक मंदिर पर धावा बोला। एन उसी लम्हे मीडिया ने मामले को उठाया, सरकारी मशीनरी हरकत में आई, 36 अफराद को गिरफ्तार किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया, आज एक हफ्ते के अंदर अंदर फैसला भी आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को करक में जलाए गए मंदिर की बहाली के अखराजात जिम्मेदारों से वसूल करने का हुक्म सादिर किया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कम वक्त में फैसला आना पाकिस्तान में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की निशानदेही भी करता है। जबकि भारत का जायजा लिया जाए तो 28 सालों के बाद भारतीय सुप्रीम कोर्ट वहां पर कैसा फैसला सुनाता है बाबरी मस्जिद का, वो आप सबने देखा है। लेकिन फैसला तारीखी मस्जिद के हक में नहीं बल्कि हिंदू इत्तेहाद पसंदों के दबाव पर किया जाता है। तो कि इबादत गाहों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनन रियासत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है और इसमें गफलत के मर्तकब अफराद को कटहरे में लाया जाना चाहिए। यहाँ सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान और भारत में जो किस मुल्क में अक़लियतें ज़्यादा महफूज हैं, और ख़ासतौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से करक मंदिर की बहाली से मुतालिक आज जो एक तारीखी फैसला आया है, इन तमाम तरह उमूर पर बात करेंगे। इस वक्त चेयरमैन पाकिस्तान हिंदू काउंसिल डॉक्टर रामेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के करक मंदिर की बहाली से मुतालिक जो अहकामात हैं और खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार के इससे मुतालिक जो रिमार्क्स हैं, वो पाकिस्तान में बसने वाली हिंदू कम्युनिटी के लिए किस कदर हौसला अफजा है? मैं शुक्रिया अदा करूंगा सुप्रीम कोर्ट का। माजी में भी उम्मीद नॉन मुस्लिम कम्युनिटी की सुप्रीम कोर्ट के ऊपर थी, आज भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। और ये मंदिर 1997 में उन्हीं लोगों ने तोड़ा था, मगर बदकिस्मती से उनके ऊपर एक्शन तो दूर रही बात, मगर उधर से उनकी जो है ना FIR भी नहीं काटी गई थी। और आज 1997 के बाद 2014 तक हमने बहुत चक्कर काटे वेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के पीछे, सेक्रेटरी इंटरफेस के पीछे, मगर ये मंदिर नहीं बना। आखिरकार 2014 में सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई, उस जजमेंट के बाद ये जाके मंदिर थोड़ा बहुत जो है वो उम्मीद की किरण जागी, मगर फिर भी नहीं बना। फिर 2015 में जब चीफ जस्टिस तसुकुद्दीन जिलानी साहब रिटायर्ड हुए, फिर नासिर मलिक साहब आए, फिर भी नहीं बना। फिर जब जस्टिस जवाद ख्वाजा आया तो उन्होंने एक बहुत ज्यादा सीरियस सेक्शन लिया कि जजमेंट आई है फिर भी क्यों नहीं बनाया। उसके बाद जाके वहाँ पे हलचल हुई, वो भी पाकिस्तान हिंदू काउंसिल ने अपने तौर पे की, इन्होंने नहीं की। तो ये मंदिर तो बन गया, मगर जो लोग जो कल्प्रिट्स पहले से जो क्रिमिनल आजाद थे उनके ऊपर एक्शन नहीं हुआ, तो उन्होंने दोबारा ये दिखाया। अफसोस ये है कि ये इंफॉर्मेशन 24 दिसंबर को ये इंफॉर्मेशन पुलिस के पास पहुंच चुकी थी और 28 तारीख को मैंने ये इंफॉर्मेशन डिप्टी कमिश्नर को पहुंचाई। उसने पुलिस को कॉन्फिडेंस पे लिया। पुलिस ने अपनी जो है, वैसे 7 बंदे पुलिस वाले होते हैं, 92 पुलिस वाले लगाए हैं वहाँ पे, DSP लगाया है, SHO लगाया है, मगर उसके बावजूद भी जो है कोई उनको रेजिस्टेंस नहीं हुई। डॉक्टर साहब ये कहिएगा कि सेटल कमीशन पहले से ही मौजूद है और शुएब सेटल साहब भी आज कोर्ट रूम के अंदर मौजूद थे। 4 मजीद मंदिरों की तामीर से मुतालिक भी इकदाम हो रहे हैं और बताया जा रहा है कि 4 मजीद मंदिर तामीर होने जा रहे हैं। तो हिंदुओं के पाकिस्तान के अंदर हुकूक से मुतालिक जहां बात होती है, वहीं पर अगर 4 मंदिर मजीद तामीर हो जाते हैं तो टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से किस कदर अहम होगा और ये तामीर कब तक मुमकिन हो सकेगी? मैं ये सबसे ज्यादा खुशनुमा बात ये है कि जो सदल कमीशन है, मैं भी उसका मेंबर हूँ, सदल साहब चेयरमैन है। हमारी जो विजिट भी हुई थी उधर विजिट के बाद अभी जो रिकमेंडेशन हमने दी थी उसके अंदर ये 4 मंदिरों की बात की और आज मैंने सुप्रीम कोर्ट में ये बात की तो चीफ जस्टिस साहब ने और जस्टिस एजाजुल हसन ने सबसे ज्यादा इस चीज के ऊपर अहमियत दिया कि अगर ये 4 बड़ी हिंदू की साइट है तो खुलती क्यों नहीं है। तो मैं उम्मीद समझता हूँ कल जो जजमेंट आएगी और इन्होंने जिस तरीके से आज इस चीज को अहमियत दे रहे थे, तो इसके लिए तारीखी फैसला होगा कि इन 4 साइटों को
खोला भी जाए, मेंटेन भी किया जाए और इसको नेशनल और इंटरनेशनल रिलीजियस टूरिज्म के लिए जो है वो ओपन किया जाए। इससे नहीं कि सिर्फ के हिंदू कम्युनिटी के जो है वो दिल खुश होंगे, मगर मैं समझता हूँ इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का इमेज एक बेहतर होगा कि पाकिस्तान ने अगर करतारपुर का, जो हमेशा भी ये बात की जाती है कि हाँ सिख बिरादरी की वजह से खोला गया, मगर जब हिंदू कम्युनिटी की ये चीज़ें खुलेंगी तो एक इंटरनेशनल इमेज और बेहतर जाएगा कि 4 साइटों की जो ओपनिंग की गई है ये एक किस्म की जो है वो। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। चेयरमैन पाकिस्तान हिंदू काउंसिल डॉक्टर रामेश कुमार हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे, जिसके बाद बात करेंगे कि पाकिस्तान में कोरोना की नई इकसाम का किन मकामात पर इंकशाफ हुआ है। डॉक्टर यास्मीन राशिद हमारे साथ ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने पाकिस्तान में कोरोना की नई किस्म की मौजूदगी का इंकशाफ किया है। वज़ीर सेहत के मुताबिक नई किस्म के 4 मरीज सिंध जबकि 4 लाहौर में। उनका मजीद कहना था कि लाहौर के 4 मशकूक मरीजों के नमूने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ को भिजवा दिए गए, जिनकी रिपोर्ट 1 हफ्ते तक मुतवक्के है। उधर आज वफाकी काबीना ने कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए पेपरर रूल से इस्तिस्ना और कोरोना वैक्सीन की हुसूल के लिए ड्यूटी छूट की मंजूरी भी दे दी है। अब इन तमाम तर मामले पर बात करेंगे। खुद सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी बात के लिए। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान से आपकी मुलाकात हुई, इंसाफ सेहत कार्ड से मुताल्लिक भी बातें हुई हैं और यकीनन सियासी गुफ्तगू भी हुई होगी। खान साहब की बॉडी लैंग्वेज से आपको क्या महसूस हुआ? क्या खान साहब कॉन्फिडेंट है और समझते हैं कि हुकूमत 5 साल पूरे करेगी? इंशाअल्लाह बिल्कुल मुकम्मल करेगी। ये तो बाकी अल्लाह ताला की जिस तरह मर्ज़ी होगी, लेकिन मुझे बहुत उम्मीद है कि वक्त पूरा होगा हमारा। जहाँ तक पीडीएम का ताल्लुक़ है, खान साहब की तरफ से तो कोई परेशानी का इजहार नहीं हुआ, ना कोई जिक्र हुआ और मेरा ख्याल है ना मैं परेशान हूँ, कभी भी मैंने परेशानी का इजहार नहीं किया। वजह यह है कि मैं आज भी अखबार में पढ़ रही थी कि मरियम बीबी ने फरमाया कि एक बहुत तारीख़ी जलसा किया गया लाहौर के अंदर। आप भी इस चीज़ के गवाह रहिए और मैं भी, आपको पता है मेरी तो उम्र गुजर गई इन जलसे जुलूसों को देखते हुए। बाकी तारीख़ी तो था, 11 पार्टियां इकट्ठी हो के और अगर उन्होंने खींच तान के 17-18 हज़ार बंदा इकट्ठा किया तो तारीख तो उन्होंने ज़रूर रकम की है। वह कि इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां और बंदे इतने इकट्ठे किए जाए, वैसे ही बंदे को शर्म आ जाती है कि वो खुदा का खौफ करे, क्या ज़रूरत थी आपको। डॉक्टर साहब जैसे आप फोर्स ही कर रही थी कि ऑपोजिशन के जलसों से कोरोना बहुत फैलेगा, कोविड उस तरह से फैला नहीं है, तो क्या यही वजह है कि इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर भी एहतजाज की अब खुल्लम खुल्ला हुकूमत इजाज़त दे रही है कि ना कोई कंटेनर्स लगेंगे, ना ऑपोजिशन को रोका जाएगा, तो आप समझते हैं कि अब कोरोना कोई खतरा नहीं रहा है? खान साहब ने तो पहले दिन भी यही बात कही थी कि ज़रूर एहतजाज करें। मैंने रिक्वेस्ट बार बार इसलिए की थी कि कोविड फैलेगा और फैला है। अगर आप ये कहें कि इन जलसों का असर नहीं हुआ तो ये गलत बात है। वजह यह है कि आप देखें लाहौर में हमेशा एपी सेंटर रहा हमारा जब से ये कोविड का पेंडेमिक आया, और तादाद मरीज़ों की डेफिनेटली लाहौर में बढ़ी। अभी भी तादाद अगर आप देखें तो आजकल रोज़ाना के केसेस जो हैं वो 680, 700, 800 इस वक्त पंजाब में सामने आ रहे हैं और उनमें से आधे केसेस जो हैं वो लाहौर के अंदर होते हैं। तो ये तो नहीं मुमकिन ना कि आप इकट्ठ भी करें, इज्तिमा भी करें और उसकी वजह से कोविड फैले ना। वो तो आपको पता है हाईली कंटेजियस डिजीज़, बहुत ज़्यादा इसकी इन्फेक्टिविटी रेट है और अभी भी पंजाब के अंदर 4.5% उसका इन्फेक्ट है, बाकी सूबों से डेफिनेटली कम है, लेकिन इन्फेक्टिविटी रेट आप सुबह देखें ना कितना बड़ा है। डॉक्टर साहब लाहौर में कोरोना के नए स्ट्रेन की मौजूदगी के इतलात भी हैं, तो कोरोना की नई शक्ल की लाहौर में मौजूदगी के क्या शवाहिद मिले अभी आपको? नहीं, मेरा ख्याल है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो 4 पेशेंट्स की तशखीस हुई है वो सिंध के 4 मरीज़ थे जो ब्रिटेन से आए थे। 8 मरीज़ों में 4 में एक थोड़ा सा म्यूटेटेड स्ट्रेन निकला है। हमारे जो मशकूक केसेस थे उनके हमने सैंपल्स जो हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ को भेज दिए हैं। उम्मीद है कि अगले हफ्ते 10 दिन तक वो हमें रिपोर्ट भेज देंगे, बट दे आर नॉट कन्फर्म्ड केसेस वेदर दे एक्चुअली इज़ द म्यूटेटेड जीन और नॉट, मतलब वो म्यूटेशन वाले हैं या नहीं। तो मेरा ख्याल है अभी हमें उसके ऊपर कमेंट करना। तो डॉक्टर साहब आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तानियों को घबराने की जरूरत है या फिर आप भी कहेंगे कि पाकिस्तानियों को घबराना नहीं है? इंसान को तो तब घबराना चाहिए अगर खुदा न खास्ता हुकूमत जो है वो आपके मसले मसाइल पे नज़र ना रख रही हो और आपके लिए सहूलतें जो हैं उनमें इजाफा ना कर रही हो। इस वक्त पंजाब की हुकूमत ने
14 अरब रुपए मखसूस किए। मज़ीद हमें अभी पिछले दिनों 2 अरब रुपए जो है वो रिलीज़ किए गए। हर किस्म की सहूलत अस्पतालों में दवाई का ताल्लुक जहाँ तक है, फ्री मेडिसिन, फ्री टेस्ट, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, पीपीज, आप जिस चीज़ का नाम लें, हर किस्म की सहूलत इस वक्त हमारे पास अस्पतालों में मौजूद है। मैं क्यों मरीज़ों को कहूँ कि परेशान हो? एक मरीज़ पहले परेशान हो, उसको ऊपर मैं कहूँ कि आप परेशान हुई क्योंकि हुकूमत परेशान है। अल्लाह ताला मेहरबानी करे, इस वक्त जितनी हमने वसाइल खर्च इस्तेमाल किए हैं, जितने वसाइल इस वक्त पैदा किए हैं, जितना इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, हम अपने मरीजों का ख्याल रखें। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद हमारे साथ मौजूद थी। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।